हेलो फ्रेंड्स, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि देखिए यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में देखें तो जो तीसरा यूनिट साहित्य शास्त्र संबंधी यूनिट है, इसमें सबसे पहला टॉपिक है काव्य के लक्षण, काव्य के हेतु, काव्य प्रयोजन। तो आज के टॉपिक में हम बिल्कुल पहले टॉपिक पे बात करेंगे कि काव्य के क्या लक्षण हैं। हालांकि मैंने इससे पहले प्रीवियस वीडियो में प्लेटो के काव्य सिद्धांत, अरस्तू के सिद्धांत, वर्ड्सवर्थ के, कॉलरिज के, इलियड के, इन सब बातों पे चर्चा की है। लेकिन सबसे पहले जब हम काव्य पढ़ रहे हैं साहित्य शास्त्र में कि काव्य क्या है, काव्य का हेतु क्या होता है, काव्य का प्रयोजन क्या होता है, तो काव्य के लक्षण संबंधी जो बातें हैं उस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि बेसिकली ये जो काव्य शास्त्र है, पाश्चात्य काव्य शास्त्र जो कि हमारे पाठ्यक्रम में है, तो काव्य शास्त्र का मतलब क्या होता है। वह शास्त्र जिसमें काव्य के विभिन्न उपांगों की शिक्षा दी जाए वो काव्य शास्त्र कहलाता है। कोई भी चीज़ जब हम शास्त्र की बात करते हैं तो शास्त्र बेसिकली क्या मतलब उसका निकल के आता है, शैक्षिक गतिविधियों से। और कोई भी काव्य ऐसा हो जो शास्त्र संबंधी, जो काव्य का शास्त्र होता है, उनके विभिन्न उपांगों की बात करें, उसकी शिक्षा दे, तो वो काव्य शास्त्र कहलाता है। काव्य शास्त्र के बाद देखिए काव्य क्या होता है। तो काव्य क्या होता है, क्योंकि अभी जस्ट देखा हमने काव्य के विभिन्न उपांगों की शिक्षा दी जाए तो वो काव्य शास्त्र कहलाता है। तो काव्य क्या है, काव्य के बारे में बात करें तो वो व्यापक स्वरूप रखता है। जितना व्यापक है उतना ही सूक्ष्म अपना स्वरूप रखता है। इसे लक्षण की परिधि में बांटना संभव नहीं है, बल्कि कठिन है। आदिकाल से आज तक देखें तो काव्य के हमको विविध स्वरूप पढ़ने को मिलते हैं। काव्य को एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जैसे विज्ञान की उन्नत दशा में भी काव्य के अभाव में हमारा जीवन वास्तविक जीवन नहीं माना जाता। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि हम जब बात करते हैं कि साहित्य हमारे जीवन में क्यों होना चाहिए, तो साहित्य ही नहीं, अच्छी संगत की भी बात करते हैं कि हमारे जीवन में क्यों होना चाहिए। तो हम हो सकता है कि शारीरिक तौर पे हिष्ट पुष्ट हों, धनाढ्य भी हों, एक तरीके से कह सकते हैं भौतिक सुख संपन्न हमारी स्थिति हो, लेकिन अगर मानसिक रूप से हम कहीं से भी कमजोर हुए तो फिर उसका असर आपकी शारीरिक गतिविधियों पे भी पड़ता है। इसलिए हम अपने मानस पटल को बहुत विस्तृत आकार देने के लिए, अपने विचार को संकीर्णता के बजाय विस्तृत रूप देने के लिए साहित्य को पढ़ते हैं। साहित्य जिसमें समाज का चरित्र, समाज का जो रूप है वो प्रतिबिंबित होता है। तो जो साहित्य में काव्य लिखा जाता है, तो काव्य क्या है, काव्य हमें जीवन में व्यापकता प्रदान करता है, सूक्ष्मता, चीज़ों को सूक्ष्म स्तर पे चीज़ें होती है उसको बताता है। और विज्ञान जैसे जैसे बढ़ रहा है, हम ये नहीं कह सकते हमारा जीवन काव्य के बिना, काव्य के अभाव में भी वास्तविक जीवन सच्चा माना जाएगा। क्योंकि आज के समय में आप देखिए कि जैसे जैसे हमारा सभ्यता बढ़ रहा है उसका विकसित रूप देखने को मिल रहा है, और धीरे धीरे आप देखिए काव्य जो है उसका पतन स्थिति देखने को, यानी जहाँ पे आप कह सकते हैं कि शहरीकरण बढ़ रहा है, तो काव्य या अच्छी चीज़ें जो है हमारे हाथ से कैसे वो समय के साथ खिसकती जा रही हैं। परंतु विज्ञान मानव के करुणा और प्रेम की अनुभूतियों को नहीं पहचान पाता। जब हम बात करते हैं कि विज्ञान क्या है और एक तरफ रख दें साहित्य क्या है, तो ये तो आपको रोबोटिक स्तर पे अगर कहें तो विज्ञान आपको उन ज्ञानों से संपन्न कर देगा जो कि भौतिक जगत में जीने के लिए आपकी सुख सुविधाओं की दृष्टि से बहुत ही अहम है। लेकिन जब हम अपने आंतरिक मन की बात करते हैं तो आंतरिक मन के लिए साहित्य बहुत जरूरी होता है। तो यही चीज़ है कि मानव का जो करुणा है, प्रेम है, इनकी अनुभूतियों को विज्ञान नहीं समझ सकता। काव्य जो होता है वो मानव जीवन की असफलता और निराशा की दशा में आशा का संचार करता है। बहुत बड़ी बात है। जब हम अच्छी चीज़ें पढ़ते हैं, अच्छी संगत में रहते हैं, अपने दुख को बांटते हैं, वो जीवन में क्या चीज़ें हैं, तो वो चीज़ें हैं कि जब हम असफलता की स्थिति में होते हैं, निराशा की स्थिति में होते हैं, आशा का संचार करने का काम करता है काव्य करता है। निराकार पदार्थ, भाव और विचारों को साकार रूप देना, सजीव बनाना, ये शास्त्र या विज्ञान तो जीवन का सार या निचोड़ देते हैं, पर जीवन की सच्चाई क्या, वास्तविकता क्या, यथार्थ क्या है, उस धारा को अछूत बनाए रखना, हम अपने समाज से उस तरीके से प्रभावित ना हो, हमारे जीवन में भी रसात्मकता विद्यमान रहे, ये सब काम कौन करता है, ये सभी काम काव्य करता है। इसलिए आप देखिए कि काव्य के स्वरूप पर हिंदी में पर्याप्त विचार विमर्श हुआ है। विभिन्न काव्य संप्रदायों की बात करेंगे, जैसे संस्कृत काव्य शास्त्रियों द्वारा जो आचार्य थे उनके द्वारा काव्य की क्या परिभाषाएं दी गई,
उनके अनुसार काव्य कैसा होना चाहिए। फिर हम पढ़ेंगे हिंदी के आचार्यों द्वारा कैसी मान्यता है कि काव्य किस तरीके से होना चाहिए। तो देखिए कि यहाँ पे आप देखेंगे विद्वानों में मतभेद होने के कारण कई लोगों ने अपने अपने तरीके से काव्य की अलग अलग परिभाषाएं दी है। काव्य शब्द की उत्पत्ति जो हुई है, काव्य शब्द कवि में या प्रत्यय के योग से बना है जिसका अर्थ होता है कवि का कर्म या कार्य। तो पहली बात है कि एक कवि या एक रचनाकार का कर्म या कार्य ये निर्धारित करता है काव्य का लक्षण। काव्य शब्द की व्युत्पत्ति के संदर्भ में बताया ये प्रत्यय के उससे। अब काव्य यानी कवि का कर्म या कार्य क्या है, तो यहाँ पे हम देखिए काव्य लक्षण का अर्थ क्या है। काव्य का अर्थ या काव्य का स्वरूप या काव्य की परिभाषा है। तो काव्य के लक्षण से तात्पर्य जब भी हम पढ़ें उसकी अर्थ क्या है, उनके स्वरूप में की बात करें वो स्वरूप कैसा है, काव्य की परिभाषाएं क्या है, इन सभी मुद्दों पे बात करेंगे। यहाँ देखिए काव्य लक्षण की जो परिभाषा है वो विभिन्न आचार्यों ने दी है। संस्कृत के आचार्य उनके द्वारा भी दिया गया है, पाश्चात्य आचार्यों के द्वारा भी काव्य के लक्षण दिए गए हैं और हिंदी आचार्यों द्वारा भी काव्य का लक्षण दिया गया है। और हिंदी में भी आप आधुनिक आचार्यों की बात करेंगे उनके द्वारा भी दिया गया है। भक्तिकालीन रीतिकालीन आचार्यों के द्वारा देखेंगे तो उनके द्वारा भी काव्य शास्त्र में अपनी तरफ से परिभाषाएं दी गई हैं। तो यहाँ हम बात करें जैसे अग्नि पुराणकार भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य का लक्षण सबसे पहले कहाँ मिलता है कि काव्य का स्वरूप कैसा होना चाहिए, तो इसके बारे में भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य का लक्षण सबसे पहले अग्नि पुराण में मिलता है। अग्नि पुराणकार ने काव्य की परिभाषा देते हुए कहा है संक्षेपात वाक्याम इष्टार्थ, संक्षेपात वाक्यम इष्टार्थ, संक्षेपाद्वाक्याम व्यवच्छिन्ना पदावली, काव्यम स्फुटलम अलंकार गुणवदोषा वर्जितम। इष्ट अर्थ को संक्षेप में व्यक्त करने वाली अविच्छिन्न पदावली से युक्त वाक्य काव्य कहलाता है। जो एक अपना अर्थ रखता हो उसको संक्षेप में व्यक्त करने वाली अविच्छिन्न पदावली से युक्त वाक्य हो वो काव्य कहलाता है। जिसमें अल्प मात्रा में अलंकार होते हैं, वह गुणों से युक्त होता है तथा दोष उसके लिए वर्जित होता है। गुणों से युक्त होना चाहिए और दोष उसके लिए क्या होता है, वर्जित होता है। अपना इष्ट अर्थ रखना चाहिए, वो है काव्य। तो अभी हम देखें कि संस्कृत आचार्यों में किसके किसके द्वारा जो है काव्य की परिभाषाएं निर्धारित की गई है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे काव्य की परिभाषा दी गई है भामा के द्वारा। भामा के द्वारा जो है ये भी संस्कृत आचार्य है। अभी हम सबसे पहले बात करेंगे संस्कृत आचार्यों में किसके किसके द्वारा कौन सी परिभाषाएं दी गई हैं, क्योंकि आपको परिभाषा क्वेश्चन में पूछेगा और फिर किसके द्वारा दी गई है इसी तरीके से प्रश्न आएगा। अब जैसे हमने सबसे पहले देख लिया कि भामा कितने समय के हैं, ये 6ठी शताब्दी के, तो समय भी पूछ सकता है कौन से समय के हैं भामा। तो भामा है संस्कृत आचार्य, इनके द्वारा निर्दिष्ट काव्य लक्षण, इनका ग्रंथ है काव्यालंकार। तो भामा के द्वारा 6ठी शताब्दी में जो उनका ग्रंथ है काव्यालंकार, उसमें उन्होंने परिभाषा देते हुए लिखा है, यहाँ पे देखिए शब्दार्थों सहितो काव्यम, शब्दार्थों सहितो काव्यम अर्थात शब्द और अर्थ के सहित भाव सहभाव को, यानी शब्द भी हो अर्थ भी हो, दोनों के सहभाव से क्या बनता है, काव्य बनता है। तो इस परिभाषा में सहित शब्द जो है क्लियर नहीं है, लेकिन ये है कि शब्द और अर्थ के सहभाव से जो है काव्य का निर्माण होता है। अब इसके दो भी अर्थ हो सकते हैं, साहित्यिक सामंजस्य भी कह सकते हैं या हित सहित भी कह सकते हैं, लेकिन जो इनके द्वारा परिभाषा दी गई वो शब्दार्थों सहित शाब्दार्थों सहित काव्यम यही दिया गया है। यदि सहित का हम पहला अर्थ ले ले तो इस परिभाषा का मतलब ये होगा कि शब्द और अर्थ के साहित्यिक सामंजस्य को काव्य कहते हैं। यदि दूसरा अर्थ ले कि इस परिभाषा का हित सहित मतलब होना चाहिए, तो उसका मतलब कि जो काव्य होना चाहिए वो लोक कल्याणी हो, सबके हित करने वाला हो। तो स्पष्ट है कि आचार्य भामा शब्द और अर्थ के सामंजस्य पर बल देते हैं, अर्थात कविता ना तो शब्द चमत्कार है और ना केवल अर्थ का सौष्ठव है, उसमें सुंदर कलात्मक और सरस शब्द प्रयुक्त होने चाहिए जो उचित भावपूर्ण अर्थ को व्यक्त करने वाले हो। साथ ही कविता में प्रयुक्त शब्दार्थ लोक मंगल का विधायक भी होना चाहिए। तो भामा बेसिकली ये थे ना कि ये अलंकारवादी आचार्य थे। अलंकार प्रकरण में वे लिखते हैं, अर्थ मर्मज्ञों की अलंकृत वाणी विभूषित नारी के समान सुशोभित होती है। इससे ये ध्वनित होता है कि भामा अलंकृत शब्दार्थ को काव्य मानते हैं। तो भामा से संबंधित ये भी आ सकता है कि भामा कैसे आचार्य थे। तो भामा के बारे में एक प्रश्न ये भी बनता है, भामा जो है
वो अलंकारवादी आचार्य थे। तो सबसे पहले हमने बात कर लिया भामा के बारे में। भामा 6ठी शताब्दी के रचनाकार संस्कृत आचार्य हैं। काव्यालंकार ग्रंथ है उनका, शब्दार्थों सहित काव्यम उनकी जो पंक्ति है बहुत ही प्रसिद्ध, और वो अलंकारवादी आचार्य हैं। ये चीज़ें अब हम बात करते हैं, क्योंकि एक एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट, पहले जितने भी लोग हैं अगर देखें संस्कृत में, तो हम संस्कृत आचार्यों के बारे में एक एक करके बात करेंगे, और फिर संस्कृत आचार्यों के बाद जो है अन्य आचार्यों के बारे में बात करेंगे। तो हम जैसे बात करते हैं कि इसके बाद कौन से आचार्य को ले, तो आचार्य दंडी ने, अब दंडी के बारे में भी बात करें तो आचार्य दंडी के द्वारा क्या लिखा गया है, काव्यादर्श। तो जैसे हमने अभी भामा के बारे में बात किया, ऐसे ही हमें इनके बारे में बात करना है, दंडी के बारे में। तो आचार्य दंडी जो है ना, ये 7वीं सदी के हैं। तो हम क्रम से बता देते हैं थोड़ा सा। ये है 6ठी का, आपने देखा 6ठी का, तो ये थे भामा, अलंकारवादी थे। और फिर दंडी को हम देखते हैं तो ये 7वीं सदी के हैं। 7वीं सदी के आचार्य दंडी हैं, और इनका ग्रंथ का नाम आपको ध्यान रखना है। जैसे हमने अभी जस्ट पढ़ा कि जो भामा है 6ठी शताब्दी के शब्दार्थों सहित काव्य में, यानी काव्यालंकार, तो काव्यालंकार उनकी रचना है। इनका है काव्यादर्श। ये इनके द्वारा क्या लिखा गया है, यानी इनकी उक्ति क्या है, शरीरम तावदिष्ठार्थम यव विच्छन्ना पदावली तावत प्लस इष्ट प्लस अर्थ, इष्ट अर्थ को व्यक्त करने वाली अविच्छिन्न पदावली काव्य का शरीर होता है। यानी आचार्य दंडी ने अपने ग्रंथ जो काव्यादर्श है उसमें काव्य की निम्नलिखित परिभाषा दी है, शरीराम ताव दिष्ठार्थम व्यवच्छिन्ना पदावली, अर्थात इष्ट अर्थ से युक्त पदावली। तो उसका अर्थ क्या होता है, अर्थात उसका शरीर मात्र है। तो दंडी केवल शब्दार्थ को काव्य नहीं मानते, यानी जो अभी हमने भामा का पढ़ा था कि काव्यालंकार में उन्होंने कहा शब्द प्लस अर्थ दोनों के सहित भाव सहभाव से काव्य का निर्माण होता है। यहाँ पे जब हम आचार्य दंडी के बारे में पढ़ते हैं तो आचार्य दंडी जो है ये कौन से आचार्य हैं, तो ये भी कौन से हैं, अलंकारवादी आचार्य हैं। तो आचार्य दंडी ने अपने ग्रंथ काव्यादर्श में काव्य की निम्नलिखित परिभाषा में ये चीज़ बताया है कि इष्ट अर्थ से युक्त पदावली तो उसका सिर्फ शरीर मात्र है, अर्थ से युक्त। स्पष्ट कि दंडी केवल शब्दार्थ को काव्य नहीं मानते, क्योंकि उनके अनुसार शब्दार्थ तो काव्य का शरीर मात्र है, उसकी आत्मा नहीं है। वो दंडी भी अलंकारवादी आचार्य थे और अलंकार को काव्य की आत्मा मानते थे, जिसकी व्यंजना उपयुक्त परिभाषा में उनके ही द्वारा दी गई है। वह शब्दार्थ जो अलंकार युक्त हो, वह शब्दार्थ जो अलंकार युक्त हो काव्य है। अलंकार विहीन शब्दार्थ, कोई भी जो अलंकार नहीं हो, यानी अलंकार विहीन जो है शब्दार्थ जो होता है वो दंडी के विचार से काव्य नहीं। तो देखिए कि काव्य जो दर्श है इनके द्वारा, दंडी के द्वारा, तो इन्होंने ये चीज़ क्लियर कर दिया है कि वह शब्दार्थ जो अलंकार युक्त हो, यानी जो भी शब्दार्थ हो उसमें अलंकार होना चाहिए। अलंकार विहीन शब्दार्थ जो है वो दंडी के विचार से काव्य नहीं कहा जा सकता। तो यानी अलंकार को इन्होंने भी केंद्र में रखा है, दंडी ने भी, भामा ने भी। उनके द्वारा ये शब्दार्थ को काव्य ना मानकर शब्द को काव्य मानने वाली जगन्नाथ की परंपरा के प्रवर्तक भी हैं। दंडी ने इसको व्यंजित करते हुए ये माना है कि व्यंजक पदावली को काव्य का शरीर मानकर काव्य आत्मा की खोज का रास्ता दिखाया है। तो कुछ चीजें दंडी के द्वारा और भी प्रशस्त की गई हैं। आचार्य दंडी के बाद देखिए आचार्य वामन को, हमने 6ठी सदी के भामा को देख लिया, आचार्य दंडी जो कि 7वीं शताब्दी के, उनको भी पढ़ लिया। अब हम आचार्य वामन को पढ़ते हैं। आचार्य वामन के बारे में बात करें तो इनका कौन सा रचना है, तो आचार्य वामन की बात करें तो इनकी रचना है काव्यालंकार सूत्र वृत्ति। काव्यालंकार सूत्र वृत्ति 8वीं सदी के वामन हैं। ये भी रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन हैं और इनकी रचना है काव्यालंकार सूत्र वृत्ति। इन्होंने काव्य की परिभाषा दी है इस प्रकार, यहाँ पे अगर देखें तो इनकी परिभाषा में देखने को मिलती है कि गुणालंकृत्यो शब्दार्थ्यो काव्य शब्द विद्यते, यानी गुणालंकृत्यो शब्दार्थ्यो काव्य शब्दों विद्यते, अर्थात गुण और अलंकार से, यानी उसमें गुण भी होना चाहिए, गुण के साथ उसमें क्या विद्यमान होना चाहिए, अलंकार भी होना चाहिए।
तो रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन ने जो काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति में परिभाषा दी है, उनके अनुसार गुण और अलंकार से मिलकर जो शब्दार्थ है उसी को काव्य के नाम से जाना जाता है। आचार्य वामन ने भामा और दंडी से कुछ आगे बढ़कर गुण युक्त और अलंकार यानी गुण भी हो अलंकार हो दोनों को मिला के काव्य को संज्ञा दी है। एक अन्य स्थान पे उन्होंने दोषहीनता को भी काव्य का लक्षणों में स्थान दिया कि दोषहीनता रहनी चाहिए। तो फिर भामा का हो गया, दंडी का हो गया, आचार्य वामन का हो गया। और इनके बाद बात करें कि आचार्य कुंतक को, तो देखिए आचार्य कुंतक भी जो है हम संस्कृत आचार्यों में उनको भी पढ़ते हैं, आचार्य कुंतक को भी पढ़ते हैं। तो उनके भी द्वारा जो दिया गया है आचार्य कुंतक के द्वारा वक्रोक्ति संप्रदाय, तो आचार्य कुंतक है वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रतिष्ठापक राजानक कुंतक ने काव्य का लक्षण दिया है शब्दार्थों सहितो वक्र कवि परिशशालिनी वंदे व्यवस्थितो काव्यम तदिदाहोधि कारुणी, अर्थात काव्य मर्मज्ञों को आनंद देने वाले रम्य कवि व्यापार से युक्त रचना में शब्द और अर्थ मिलकर काव्य निकलते हैं। यानी अगर हम बात करें कि इनका जो आचार्य कुंतक का जो है, तो कुंतक की परिभाषा के अनुसार काव्य का क्या मतलब निकल के आता है, तो उनकी परिभाषा से लक्षण ये निकलता है कि शब्द और अर्थ दोनों मिलकर काव्य बनते हैं। पहले तो ये है। दूसरा ये है कि वक्रोक्ति से युक्त अलंकृत शब्दार्थ ही काव्य का मूल है। यानी कुंतक ऐसे शब्दार्थ को काव्य मानते हैं जो वक्रोक्ति के साथ साथ अलंकार वाला भी हो और पाठकों को पढ़ने के बाद आह्लादित हो, खुश हो जाए। तो अलंकृत शब्दार्थ यानी जो शब्द हो अलंकृत हो, वो काव्य मर्मज्ञों के आह्वान में सक्षम होना चाहिए, ऐसा जो हो उसको कहते हैं। यानी शब्दार्थ का स्वभाव वक्रता गुणों और अलंकारों की पारस्परिक स्पर्धा से आता है, ऐसा मानना है। तो आचार्य कुंतक ने इसको वक्रोक्ति यानी घुमा के करने वाली जो बातें थी कि उनका जो भी उनके द्वारा जो निष्कर्ष निकाला गया है कि वक्रोक्ति के साथ साथ अलंकार युक्त हो तो पाठों को आह्लादकारी वाला हो, ऐसा कुंतक का मानना है। उनके द्वारा ये परिभाषा दी गई है। इसके बाद हम बात करें आचार्य मम्मट की, तो आचार्य मम्मट ने भी उनके द्वारा भी परिभाषा दी गई है और उनके द्वारा कहा गया है कि वो 12वीं सदी के थे, संस्कृत आचार्य थे, संस्कृत काव्यशास्त्र के प्रमुख विद्वान थे आचार्य मम्मट। उन्होंने अपने ग्रंथ काव्य प्रकाश में लिखा। तो आचार्य मम्मट जो हैं ये 12वीं सदी के हो गए, पहली बात तो ये हो गया। दूसरा, इनके द्वारा जो रचना है उस रचना का नाम क्या है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, काव्य प्रकाश। तो आचार्य मम्मट के द्वारा जो काव्य प्रकाश रचना रची गई उसमें उन्होंने कहा तद दोषो शब्दार्थो सा गुणम वलंकृति पुनः क्वापि, तद दोषो शब्दार्थो सा गुणम वलंकृति पुनः क्वापि। संस्कृत काव्यशास्त्र के प्रमुख विद्वान जो आचार्य मम्मट हैं उनका रचना है काव्य प्रकाश। काव्य प्रकाश में उन्होंने ये परिभाषा दी और इनके अनुसार काव्य वो होता है जिसमें शब्द और अर्थ जो दोष से रहित हो, गुण से मंडित हो। यानी शब्द भी हो, अर्थ भी हो, दोष से वो रहित हो और गुण से मंडित हो, और कभी कभी अलंकार से रहित भी हो सकता है। तो इस परिभाषा के आधार पर काव्य के उन्होंने निम्न लक्षण भी बताए हैं। अदोषो सगुणो अनंग अलंकृति पुनः क्वापि शब्दार्थो, अर्थात काव्य शब्द और अर्थ का योग शब्दार्थो भी होना चाहिए, वो दोष से रहित होना चाहिए, गुण से युक्त होना चाहिए, और काव्य में अलंकार जरूरी नहीं है, ऐसा मम्मट मानते हैं। तो अदोषो सगुणो अलंकृति और उनके द्वारा शब्दार्थो, इन सारी चीज़ों को फिर जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है इनके द्वारा बताई गई है। इसके बाद हम बात करें और भी जो संस्कृत आचार्य हैं, तो आचार्य विश्वनाथ के बारे में बात करें तो आचार्य विश्वनाथ की बात करें तो ये 14वीं सदी के हैं और इनके द्वारा जो रचना की गई है, आचार्य विश्वनाथ जो है इनके द्वारा वाक्यम रसात्मक काव्यम, बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्ति है, हालांकि मैंने पंक्तियां नीचे लिख दी है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। तो आप ये किसका ध्यान रखेंगे, ये कौन है, आचार्य विश्वनाथ हैं। तो आचार्य विश्वनाथ के द्वारा बताया गया कि वाक्यम रसात्मक काव्यम। इन्होंने साहित्य दर्पण ऐसी इनकी रचना, उसमें साहित्य दर्पणकार जो विश्वनाथ ने मम्मट का जो काव्य लक्षण का तर्कपूर्ण खंडन किया है और उन्होंने कहा है कि रसों से पूर्ण वाक्य ही काव्य होता है, जिसमें रस है वही समझिए कि सब कुछ है। हालांकि इनकी बात पे फिर बाबू गुलाब राय ने इस परिभाषा को स्पष्ट करते हुए कहा है कि रसात्मकम से काव्य के अनुभूति पक्ष की और वाक्य से कला पक्ष की अभिव्यंजना होती है। डॉक्टर भागीरथ मिश्र ने इस परिभाषा में रस शब्द की व्याख्या की है। उनके अनुसार यदि रस का शास्त्रीय अर्थ ग्रहण करें तो इस परिभाषा के कारण काल का क्षेत्र बहुत ही संकीर्ण हो जाता है, क्योंकि बिहारी और केशव की अनेक पंक्तियां जिनमें रस की पूर्ण निष्पत्ति नहीं है
केवल अलंकार है या उक्ति वैचित्र का चमत्कार है, वे सभी काव्य क्षेत्र से बहिष्कृत हो जाएंगी। अतः डॉक्टर मिश्र का यह सुझाव कि यहाँ रस का अर्थ सरसता या माधुर्य समझना चाहिए, अन्यथा कुछ नहीं, मतलब इसके अलावा और कुछ नहीं समझना चाहिए। इसके बाद बात करें पंडित राज जगन्नाथ की, तो वो भी संस्कृत के आचार्य रहे हैं और उनके द्वारा भी जो है जो ये दिया गया है 17वीं सदी के आचार्य रहे हैं पंडित राज जगन्नाथ। उनका भी अपना ग्रंथ रस गंगाधर है और रस गंगाधर में इन्होंने पंडित जगन्नाथ ने क्या कहा है कि रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, अर्थात रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द ही क्या होता है, काव्य होता है। तो यहाँ पे हम देखिए कि एक क्रम से अगर देखें, और सबसे पहले तो यहाँ से अगर नोट्स में हमने बात की कि काव्य लक्षण का अर्थ या स्वरूप या काव्य यही चीज़ होता है काव्य के लक्षण का मतलब। यहाँ संस्कृत आचार्यों द्वारा एक एक करके हमने क्रम से पहले भामा की बात की, आचार्य दंडी की बात की, फिर वामन की बात की, मम्मट की बात की, विश्वनाथ की बात की, जगन्नाथ की बात की। तो यहाँ पे देखिए भरत मुनि, ये भी बहुत ही भरत मुनि के बारे में कहें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट। मृदु ललितम पदाढ़्याम गुण शब्दार्थहीनम जनपद सुखबोध्यम युक्तिनुत्तेजनम बहुकृता रसा मार्गा संधि संधनानम अर्थ क्रियो पाम, अर्थ से युक्त क्रिया अभिनय काव्य है। तो इसके अलावा भामा का काव्यालंकार हो गया, दंडी का काव्यादर्श हो गया, वामन का काव्यालंकार सूत्रवृत्ति हो गया, आनंद वर्धन के द्वारा जो रचना रची गई है तो आनंद वर्धन के द्वारा ध्वन्यालोक करके है, इसमें भी इन्होंने आनंद वर्धन ने काव्यम रसात्मकम ध्वनि यानी ध्वनि सिद्धांत के बारे में भी काव्यम रसात्मक ध्वनि शब्दार्थ सरितम ता काव्यम सहृदय हृदय हृलादि शब्दार्थ महत्व ये करके है। तदुपरांत संस्कृत आचार्यों द्वारा काव्य की आत्मा को खोजने का प्रयास किया गया, परिणामतः निम्नलिखित संप्रदायों का विकास हुआ। अब देखिए इसमें कितने संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, रीति संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय, वक्रोक्ति संप्रदाय, औचित्य संप्रदाय, अनुमति रस। अलंकारवादी आचार्य भामा और दंडी हैं जिन्होंने कहा है कि अलंकार ही काव्य की आत्मा है और समस्त सौंदर्य अलंकार है। तो भामा और दंडी को हम इसलिए ध्यान रखेंगे क्योंकि इन्होंने अलंकार को काव्य का वो माना है। दंडी ने काव्यादर्श में क्या लिखा है, काव्य शोभाकराम धर्मान अलंकार प्रक्षेपते, अर्थात काव्य की शोभा प्रदान करने वाला धर्म अलंकार प्रक्षेपते। वामन ने क्या लिखा है परिभाषा में कि वामन ने काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति में अलंकार की परिभाषा काव्यम ग्राहम मलम करात सौंदर्यम अलंकारात। फिर मम्मट की परिभाषा, वामन ने रीति को काव्य की आत्मा मानी है, रीतिरात्मा काव्यस्य। वामन के द्वारा वामन के बारे में हमने कुंतक के बारे में पढ़ा। वामन 8वीं सदी के काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति उनकी रचना थी। और आनंद वर्धन का ध्वन्यालोक है, उसमें ध्वनि को काव्य की आत्मा मानते हैं। तो कौन से रचनाकार हैं जिन्होंने ध्वनि को काव्य की आत्मा माना है, तो आनंद वर्धन ने माना है। कुंतक ने वक्रोक्ति को काव्य जीवतम वक्रोक्ति को माना है। क्षेमेंद्र ने औचित्य को काव्य की आत्मा माना है। फिर महिम भट्ट ने जो है अनुमति को काव्य की आत्मा माना है। तो महिम भट्ट का हो गया, अनुमति को काव्य की आत्मा माना है। विश्वनाथ ने क्या माना है, तो विश्वनाथ ने, क्योंकि विश्वनाथ के बारे में पढ़े 14वीं सदी के थे और इनके द्वारा भी साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ ने मम्मट के काव्य लक्षण का खंडन भी किया था। तो इन्होंने वाक्यम रसात्मक काव्यम बोला था। इस प्रकार काव्य की आत्मा पर तो अलग अलग मत रहे हैं, परंतु काव्य की निम्न परिभाषाएं जरूरी हैं। जैसे रुद्रट का ध्यान रखना है, रुद्रट ने नून शब्दार्थो काव्यम, भामा का शब्दार्थों सहितो काव्यम, विश्वनाथ का वाक्यम रसात्मक काव्यम, पंडित जगन्नाथ ने रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, हेमचंद अदोसो सगुणो सलंकृ चा शब्दार्थो काव्यम। इस तरीके से आप देखिए कि यहाँ पे जो भी संस्कृत के रचनाकार रहे हैं, तो संस्कृत के रचनाकारों द्वारा जो भी काव्य की परिभाषाएं निम्नवत दी गई हैं उन पे हमने बात कर ली। इसी तरीके से आप देखेंगे कि हिंदी के आचार्यों के द्वारा क्या काव्य की परिभाषाएं दी गई हैं और फिर पाश्चात्य जो साहित्य शास्त्र में अन्य रचनाकार हैं उनके द्वारा कौन सी परिभाषाएं दी गई हैं। तो हम फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अगला जो है वो करते हैं। सो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।